मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसीलिए जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैं पुरुष का भेष बदलकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वे मुझसे कार में खूब बातें करते थे। बातें करते करते उन्होंने मुझे बताया कि वे एक लड़की से प्यार करते हैं। मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, आप इतने सुंदर, जवान और अमीर हो, आपके साथ शादी करने के लिए कोई भी लड़की राजी हो जाएगी। लेकिन मेरे पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्होंने मेरा नाम जानकी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मुझे पढ़ने लिखने स्कूल जाने का ज्यादा शौक नहीं था। इसीलिए मैंने 12वीं के बाद पढ़ाई बंद कर दी। मैं खाते पीते घर की थी। मेरे पापा के 2 भाई और एक बहन थी। शुरुआत से ही हमारे घर में प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि मेरे ताऊ और मेरे चाचा को हमारे हिस्से की संपत्ति भी हड़प करनी थी। मेरा समय बस ऐसे ही बीता जा रहा था। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी सबसे पक्की सहेली रिया की शादी है। उसके घर वाले बहुत अमीर थे। रिया ने खास मुझे अपने फंक्शन के लिए बुलाया था। मैं जब उसके मेहंदी के फंक्शन से लौट रही थी तो काफी रात हो गई थी। रास्ते से जाने वाली एक गाड़ी काफी स्पीड से आई और मेरे पास आकर रुक गई। किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं वहीं बेहोश हो गई। आंख खुली तो देखा मैं एक जेल में थी, जहां और भी कई लड़कियां थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह एक कैद खाना है, जहां छोटे छोटे बच्चों तक को कैद करके रखा गया था। कुछ लड़कियां भी थी जिनसे जबरदस्ती क्लब में डांस करवाया जाता और कुछ को कोठों पर बेच दिया जाता था। पुलिस भी इस गैंग में शामिल थी। उसमें से एक लड़का मुझे देखकर हंसे जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए किसी भी तरह। मुझे अब अपने घर वालों की भी चिंता होने लगी थी। मेरे साथ जितनी लड़कियां थी सब रोए जा रही थी और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। मुझे यहाँ लाए हुए कितने दिन हो गए थे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सूरज की रोशनी देखे हुए अरसा हो गया था और पता नहीं मुझे यहाँ से कब छुटकारा मिलेगा। कुछ को तो यहाँ से पता नहीं कहाँ ले जाया गया था। ये लोग ड्रग्स सप्लाई का भी काम करते थे और मैं यही सोचती थी कि ये लोग मुझे भी अपने साथ इस घिनौने काम में शामिल कर लेंगे। हम हमेशा जिस चीज के लिए डरते हैं वही चीज हमारे साथ होती है। ये लोग मुझे भी दूसरी जगह ले गए जहाँ मुझे इंजेक्शन दिया जाता था और मुझे कब इसकी आदत लग गई ये मुझे भी पता नहीं चला। जो लड़का मुझे इंजेक्शन देता था उससे ही मेरी दोस्ती हो गई। वो भी ये काम मजबूरी में ही कर रहा था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो एक न एक दिन मुझे यहाँ से जरूर बाहर निकालेगा। लेकिन किसी ने उसी को पुलिस के हवाले कर दिया। एक दिन जो हम पर नजर रखता था ड्रग्स का ओवरडोज लेने के कारण बेहोश हो गया था और उसी का फायदा उठाकर हम सभी वहां से भाग निकले। आज हमें पता चला कि आजादी होती क्या है। अपनी जान सभी को प्यारी होती है। हम सभी जहाँ जहाँ रास्ता दिखाई दे रहा था वहीं से भागे जा रहे थे। कुछ को तो बहुत चोटें भी आईं, पर अभी हम सभी के लिए यहाँ से बाहर निकलना जरूरी था, वरना हमारी आगे की जिंदगी नरक बनकर रह जाती। भागते भागते मैं एक रास्ते के किनारे पहुंची। कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी की पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। कई दिनों से कुछ खाया तक नहीं था और उस पर नशे की आदत के कारण मुझसे चलना तक मुश्किल हो रहा था। मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। आँख खुली तो मैं किसी अस्पताल में थी, जहाँ मेरे सामने एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे और मुझसे सवाल किए जा रहे थे, पर मुझे वापस वहाँ नहीं जाना था, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। 2 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे वहाँ से डिस्चार्ज दे दिया और उन पुलिस वालों ने मेरे घर का पता भी ले लिया था। जब मैं घर पहुंची तो माँ जोर जोर से रोने लगी। अगल बगल वाले कहने लगे कि आज पूरे 4 महीने बाद तुम्हारी माँ ने कुछ बोला है। मेरे किडनैप होने के बाद लोग मेरे माँ बाप को ताने मारते थे कि तुम्हारी लड़की चरित्रहीन थी, किसी के साथ भाग गई। ये सदमा मेरे पापा बर्दाश्त ना कर सके और कुछ ही दिनों में वे चल बसे। माँ अपनी बेटी और पति का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मानसिक रूप से बीमार रहने लगी और आज मुझे देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। जब कोई लड़की कुछ दिनों तक दिखाई नहीं देती तो लोग यही कलंक लगा देते हैं कि भाग गई होगी किसी के साथ। हर कोई उस लड़की के बारे में फिजूल की बातें करने लग जाते हैं और उसके परिवार को मानसिक यातनाएं पहुंचाई जाती हैं। लेकिन किसी के साथ भागने के अलावा भी तो
कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन ये समाज नहीं समझता। मैंने भी काफ़ी बार सफाई दी, पर अगल बगल वाले मेरी माँ से कहने लगे कि अगर तुमने अपनी इस चरित्रहीन लड़की को अपने घर में रखा तो हम तुम्हें इस गांव से बेदखल कर देंगे। माँ जानती थी कि ये समाज हमें जीने नहीं देगा, इसीलिए माँ मुझे लेकर शहर आई। रात के करीब 10 बजे थे जब हम माँ की एक सहेली के घर पहुँचे। उनका नाम शकुंतला था। हम अंदर गए तो आंटी ने हमें एक कमरे में बैठने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब हम सभी बातें कर रहे थे तब उनका बेटा आया, जो थोड़ी अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी उम्र करीब 22-23 साल की होगी, लेकिन वो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। तब आंटी बताने लगी कि वो पढ़ने में बहुत होशियार था, बेस्ट प्लेयर भी था, पर एक दिन खेलते हुए किसी ने उसके सर पर जोर से कुछ मार दिया और जिस वजह से वो बेहोश हो गया। करीब 1 महीने तक वो अस्पताल में था। वो ठीक तो हो गया था, पर उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह हो गया। आरव दिन भर अपने कमरे में ही रहता था। मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मुझसे बहुत बातें भी करता था। अब हमारे अच्छे दिन आने लगे थे। आंटी के हमारे ऊपर बहुत एहसान थे। ऐसी मुश्किल की घड़ी में उन्होंने हमारा साथ दिया था। मेरी माँ आंटी के साथ मिलकर लोगों के कपड़े सिलती थी और दिन भर घर का काम भी करती थी। आरव के पापा इस दुनिया में नहीं थे। कुछ दिनों बाद आंटी ने माँ के सामने एक अजीब सी शर्त रखी कि मेरे बेटे के साथ आप जानकी की शादी करा दो। माँ कहने लगी कि शकुंतला, तुमने हमें आसरा दिया जिसकी तुमने इतनी बड़ी कीमत लगाई। इस पर आंटी बोली, अगर राजी हो तो ठीक है, नहीं तो अपने रहने की व्यवस्था कहीं और बनाओ। आंटी की बात सुनकर हमारा इंसानियत पर से मानो विश्वास ही उठ गया था। माँ कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कभी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि वो पागल है। पर पता नहीं क्यों आरव के साथ रहकर मुझे अब उसकी आदत सी हो गई थी। वो कैसा भी क्यों न हो, पर मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने माँ को समझाया कि अगर हम यहाँ से चले भी गए तो कहाँ जाएंगे, ज़्यादा कुछ पता भी तो नहीं है यहाँ के बारे में, इसीलिए अच्छा होगा कि हम उनकी शर्त मान लें। माँ कहने लगी कि एक ही तो बेटी है मेरी, वो भी पता नहीं कैसा नसीब लेकर आई है। और हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लग गए। आरव से मेरी शादी हो गई और मुझे देखकर मेरी माँ खूब रोई, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। हमारी मजबूरी ने हमसे ये सब करवाया। मेरे दिन ऐसे ही बीते जा रहे थे। आरव मुझे अपनी दोस्त मानता था, पर पत्नी का क्या अर्थ होता है ये उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन एक भिखारन दरवाजे पर आई और बोली कि मुझे पेट भर खाना खिला दो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आई, क्योंकि मेरी किस्मत में ये पागल पति था। इससे ज़्यादा और दुख मेरे जीवन में क्या ही हो सकता था। जब मैंने उसे खाना दिया तो कहने लगी कि तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई उसकी बात सुनकर कि मेरा पागल पति कैसे मुझसे प्यार कर सकता है, पर कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत असर होता है। कुछ दिनों बाद मुझे महसूस होने लगा कि आरव में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जिसे देख हम उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि उम्मीद है कि आरव ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा दिन आरव की देख रेख में गुजरता था, जिसका फल भी मुझे मिल रहा था। आरव में तेजी से सुधार हो रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब आरव पूरे तरीके से ठीक हो गया। लेकिन पता नहीं अब सास को क्या हो गया था। अब वे मेरा तिरस्कार करने लगी और आरव को मेरे प्रति भड़काने लगी। इन बुरे दिनों में किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। सास तो उनकी तरफ देखती तक नहीं थी और इसी हालत में एक दिन माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गईं। ससुराल में रहने के लिए घर तो था, पर मेरा अपना कोई नहीं था। माँ के जाने के बाद मेरी सास के अत्याचार अब और बढ़ गए थे और आरव अपनी माँ के हाथ का एक खिलौना बनकर रह गया था। उसकी माँ जो और जैसा जैसा कहती वो वैसा ही करता था। हम दोनों की शादी तो हुई थी, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत ही विचित्र हो गया था, सिर्फ नाम के लिए ही रह गया था। समय बीता और मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली थी, पर इस बात से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि हम पति पत्नी में जो दूरियां थी वो उस बच्चे के लिए अच्छी नहीं थी। मन में यही डर लगता कि क्या आरव एक अच्छा बाप बन पाएगा, जो एक अच्छा पति न बन सके? क्या वो एक पिता का फर्ज निभाएगा? इसीलिए मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाने से डर रही थी। मैं जहाँ रहती थी वहाँ एक औरत अस्पताल में नर्स थी। मैंने उससे अपनी सारी बातें बताई
और वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गई। जब अस्पताल पहुंची और डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो कहा कि तुम्हारा अबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पेट में जुड़वा बच्चे हैं, और अगर हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सब सुनकर मैं घर वापस आ गई। ये 9 महीने मेरे लिए 9 साल जैसे बीते, और फिर मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इन बच्चों को जब मैंने अपने सीने से लगाया तो मैं अपना सारा दुख भूल गई। हालांकि मेरी सास और आरव मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, पर मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे और मेरे लिए बस यही काफ़ी था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जिस दिन मेरे बच्चों ने मुझे माँ कहकर बुलाया। और ये बात वही समझ सकता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, पर शायद भगवान को मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। और एक दिन मेरी सास और आरव किसी शादी से लौट रहे थे और रास्ते में उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। जैसे तैसे मैं माँ के दुख से बाहर निकली और भगवान मुझे फिर से उसी मोड़ पर ले आए। वो दोनों चाहे जैसे भी थे, पर मेरे बच्चों के लिए तो सहारा ही थे ना। अब मैं अकेली कैसे अपने बच्चों को संभालूंगी, कैसे इनका पालन पोषण करूंगी, यही सब सोच सोच कर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे उससे थोड़े दिन तो गुजारा चला, लेकिन बाद में हमारे खाने के लिए लाले पड़ गए। एक माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैं लोगों के घर का काम करके अपने घर का खर्च चलाती थी, पर कहते हैं ना कि एक अकेली औरत को ये समाज जीने नहीं देता। जहाँ काम करती वहाँ के पुरुष मुझे अजीब नज़रों से देखने लगते। एक दिन मुझे पता चला कि एक अमीर आदमी को एक ड्राइवर की ज़रूरत है। मैं जब 10वीं में थी तब मेरे पापा ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, पर मुझे नहीं पता था वो आज और ऐसे समय में काम आएगा। खैर, मैंने एक पुरुष का भेष बदलकर उनकी गाड़ी पर ड्राइवर की नौकरी करने लग गई। मैंने उन्हें पहले भी कहीं देखा था, पर कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा था। वे साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, अपने मन की सारी बातें मुझे बताते थे। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई। मेरा समय भी अच्छे से कट रहा था। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि साहब, आपने शादी क्यों नहीं की? तब वे बोले कि उन्हें एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी, पर पता नहीं वो अब कौन से दौर से गुजर रही होगी। मैं कल तुम्हें उसकी फोटो दिखाता हूँ। मैं दूसरे दिन का इंतजार कर रही थी और यही सोच रही थी कि वो लड़की कितनी खुशनसीब होगी कि बीते 7 सालों से साहब उससे प्यार कर रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरे दिन जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर साहब को लेने उनके घर पहुंची तो साहब गाड़ी में बैठे थे और फिर उन्होंने मुझे उस लड़की का फोटो दिखाया। वो फोटो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो इंसान मुझे मेरी ही फोटो दिखा रहा था, और वो भी तब की थी जब मैं किडनैप हुई थी। पता नहीं ये फोटो कब और कैसे खींचा गया था। अचानक बड़ी जोर से गाड़ी का ब्रेक दबा और साहब बोले कि अरे जरा ध्यान से। उन्हें क्या पता कि मैं क्या सोचे जा रही थी। साहब बताने लगे कि 8 साल पहले मैं एक गैंग का हिस्सा था और मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। मैं वहाँ होने वाले लोगों को नशे का इंजेक्शन देता था। पर एक दिन मैंने एक चेहरा देखा और मन ही मन सोच लिया कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूंगा और साथ ही उसे भी बाहर निकालूंगा। मैं उस लड़की से प्यार करने लगा था और वो भी नशे की हालत में अपने मन की हर बात मुझसे कहती थी। और एक दिन उसके और अपने बारे में सोचते हुए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और बाद में सरकारी गवाह बन गया। कुछ दिनों बाद उस जगह पर पुलिस ने छापा मारा। वहाँ पर जितने लोग थे सब फरार हो गए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस लड़की को खो दिया है। मुझे याद आया कि एक दिन उसने मुझे अपने घर का पता बताया था, और जब मैं उसके दिए हुए पते पर पहुंचा तो वहां अगल बगल वालों ने बताया कि उस लड़की और उसकी माँ को उन सभी ने गांव से बाहर निकाल दिया है। मेरी पढ़ाई अच्छी थी, पर गलत संगत के कारण मैं क्रिमिनल बन गया था। अब मुझे याद आया कि मैंने साहब को कहाँ देखा था। ये वही लड़का था जो मुझे इंजेक्शन दिया करता था। मैंने साहब को अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया और गांव वालों ने हमें क्यों जाने के लिए कह दिया था ये बात भी बताया। और मेरे पति की मौत के बाद लोगों की बुरी नज़रों से बचने के लिए मैंने एक पुरुष का रूप लिया था। जब साहब को सच्चाई पता चली तो वे बहुत खुश हुए और मुझे गले से लगा लिया। मुझसे कहने लगे कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपना नाम दूंगा। आज मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। कुछ दिनों बाद साहब ने मुझसे शादी कर ली और मेरे बच्चों को भी दिल से अपना लिया था। मैंने जीवन में जितना दुख देखा था उससे दुगना सुख साहब ने मेरी झोली में डाल दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।